बच्चों के विकास की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, अक्सर होता क्या है ना, हम बच्चों की शारीरिक ग्रोथ, जैसे उनका कद या वजन बढ़ना, बस उसी को उनका पूरा विकास मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किसी गहरे और दिलचस्प विज्ञान से कम नहीं है। माता पिता और केयरगिवर्स होने के नाते इस पूरी जर्नी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी और हमारे आसपास का माहौल मिलकर किसी बच्चे का पूरा भविष्य तय करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक हर एक प्रमुख पड़ाव को कवर करेंगे, ताकि विकास की एक एकदम साफ और पूरी तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो चलिए, सबसे पहले उस नींव या बेसिक्स की बात करते हैं जो यह तय करती है कि समय के साथ साथ एक बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अक्सर हम इस बात का बड़ा जश्न मनाते हैं कि अरे वाह, बच्चा कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। ये दरअसल शारीरिक वृद्धि है, फिजिकल ग्रोथ है। लेकिन विकास या डेवलपमेंट का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये मन, भावनाओं और सोशल बिहेवियर के मैच्योर होने की वो अनदेखी प्रक्रिया है जो कभी रुकती ही नहीं। देखिए, ग्रोथ की तो एक लिमिट होती है, एक उम्र के बाद वो रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट, वो तो माँ के गर्भ से शुरू होकर जिंदगी भर चलने वाली एक लगातार प्रक्रिया है। आप इसे एक लंबी मैराथन की तरह समझ सकते हैं, जहां बच्चा हर दिन, हर पल कुछ नया सीखता और महसूस करता है। अब यहाँ पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच का जो बैलेंस है ना, वो समझना सच में बहुत दिलचस्प है। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता को आप एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट की तरह मान सकते हैं। ये तय करता है कि एक बच्चा अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की किस ऊंचाई तक जा सकता है, उसकी लिमिट क्या है। लेकिन जो एनवायरनमेंट या माहौल है, वो एक तरह से निर्माण सामग्री है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके माता पिता उस भविष्य को असल में बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विकास हमेशा नेचर और नर्चर का एक जॉइंट रिजल्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज को भी अगर सही से फलना फूलना है तो उसे सही मिट्टी और पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। बेसिक्स तो हमने समझ लिए, अब उन यूनिवर्सल रूल्स या यूं कहें कि सार्वभौमिक नियमों की बात करते हैं जो ये तय करते हैं कि सभी बच्चों का विकास आखिर किस पैटर्न में होता है। विकास की इन बुनियादी सिद्धांतों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि विकास हमेशा एक तय और एक जैसे पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे दुनिया के किसी भी कोने का बच्चा हो, वो अपने पैरों पर चलने से पहले हमेशा घुटनों के बल चलना ही सीखेगा। लेकिन इसके साथ ही हर बच्चे की अपनी एक अलग स्पीड होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इसलिए एक बच्चे की तुलना दूसरे से करना न सिर्फ गलत है, बल्कि अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। विकास किस दिशा में हो रहा है, ये समझना पेरेंट्स के लिए बहुत काम आता है। जैसे कि सेफेलोकॉडल ट्रेंड, ये बताता है कि बच्चे का विकास हमेशा सिर से पैर की तरफ क्यों होता है। यही वजह है कि एक छोटा सा बच्चा अपने पैरों पर कंट्रोल पाने से बहुत पहले अपनी गर्दन और सिर को संभालना सीख जाता है। इसी तरह एक और ट्रेंड है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसका मतलब है कि विकास हमेशा शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। और हाँ, विकास हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ता है। मतलब एक बच्चा उंगलियों से पेंसिल पकड़ने से पहले पूरी मुट्ठी से चीजों को पकड़ना सीखता है। ये ऐसे फिक्स पैटर्न हैं जिनका हम काफी हद तक पहले से अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बच्चे की लाइफ की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये जर्नी शुरू होती है जन्म से पहले के 280 दिनों से और फिर शैशवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड से होते हुए 18 साल की उम्र यानी किशोरावस्था तक जाती है। आइए अब इन सभी स्टेजेस को एक एक करके थोड़ा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं शैशवावस्था यानी इन्फेंसी के चरण से। जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक का ये वो वक्त है जब बच्चे का विकास सबसे तेजी से होता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के ऑब्जर्वेशंस हमें बहुत बारीकी से बताते हैं कि छोटे बच्चे सीखते कैसे हैं। बिल्कुल शुरुआत में वे सिर्फ अपनी रिफ्लेक्स एक्शंस पर निर्भर होते हैं, जैसे चीज़ों को चूसना या रोना। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर एक बहुत ही जादुई समझ पैदा होने लगती है, जिसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। क्या आपने कभी छोटे बच्चों के साथ लुका छिपी या पीकाबू खेला है? जब एक बच्चा ये समझने लगता है कि आपके चेहरे के आगे से हाथ हटने के बाद भी आप वहीं हैं, या कोई खिलौना चादर के नीचे छिप जाने पर भी गायब नहीं हुआ है, तब दरअसल उसका दिमाग ये समझ रहा होता है कि चीजें तब भी दुनिया में मौजूद रहती हैं जब वो उन्हें देख नहीं पाता। ये शैशवावस्था का जो समय है ना, ये अविश्वसनीय रूप से क्रिटिकल होता है।
एक बेहद हैरान करने वाला फैक्ट बताऊं, सिर्फ 5 साल की उम्र तक आते आते बच्चे के 90% दिमाग का विकास हो चुका होता है। इस उम्र में बच्चे सबसे ज्यादा अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस और फिजिकल एक्टिविटीज से सीखते हैं, जैसे चीजों को छूकर देखना, चखना या आवाजों को सुनना। आमतौर पर 18 महीने के आसपास बच्चे बोलना भी शुरू कर देते हैं, और बस यहीं पर केयर गिवर्स का रोल सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि वे वो जरूरी बाहरी माहौल देते हैं जो बच्चे के जीन्स में छिपे हुए दिमागी विकास को पूरी स्पीड से आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे बच्चा अपने पैरों पर चलना और भागना शुरू करता है, वो उस फेज में एंटर कर जाता है जिसे साइकोलॉजिस्ट अक्सर विकास का सुनहरा काल या गोल्डन एज कहते हैं। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में एक बहुत ही दिलचस्प शिफ्ट देखने को मिलता है। शुरुआत में जब बच्चा 2 से 6 साल का होता है तो वो अपनी अत्यधिक कल्पनाशील दुनिया में होता है। इसे टॉय एज कहते हैं। यहाँ बच्चे की दुनिया उसके परिवार और खिलौनों तक सीमित रहती है और भाषा सीखने की स्पीड बहुत तेज होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 से 12 साल के बीच आता है, यानी लेट चाइल्डहुड या गैंग एज में, उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। वो स्कूल जाने लगता है, नए दोस्त बनाता है और अचानक से उसके साथियों यानी पीयर ग्रुप का असर उसके सोशल बिहेवियर को एक नया शेप देने लगता है। इस उम्र में उनकी सोच पहले से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो जाती है। अब इस उम्र में पहुंचते पहुंचते माता पिता अक्सर एक बात को लेकर बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि जैसे ही बच्चा 12 साल का आंकड़ा पार करता है, उसके बिहेवियर में अचानक से इतने बड़े और कभी-कभी थोड़े मुश्किल बदलाव क्यों आने लगते हैं। और यही सवाल हमें लेकर चलता है जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव वाले पड़ाव की तरफ। ये पड़ाव है किशोरावस्था, एक ऐसा दौर जहां बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत गहरे बदलाव होते हैं। असल में ये बचपन से अडल्टहुड की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। किशोरावस्था में होता क्या है कि जेनेटिक्स अपना काम बहुत तेजी से करते हैं और प्यूबर्टी के साथ शरीर एकदम से ग्रोथ पकड़ लेता है। लेकिन शरीर के साथ साथ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती भी सामने आती है। इस समय उनके आसपास का माहौल इस बात पर बहुत असर डालता है कि किशोर अपनी खुद की पहचान कैसे बना रहे हैं। अब वो अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट सोच और मुश्किल लॉजिक्स को समझने लगते हैं। उनका बहुत सारा समय ख्यालों में या डे ड्रीमिंग में बीतने लगता है। उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि समाज में उनकी जगह क्या है, वो कौन है और लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर किसी को लगता है कि टीनेजर्स के मूड स्विंग्स को समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल किसी बदलते मौसम का अंदाजा लगाने जैसा, तो यकीन मानिए वो अकेले नहीं हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने सबसे पहले इस बात पर गहराई से स्टडी की थी कि इस टीनेज के दौरान बच्चों के अंदर कितनी भारी मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल और तनाव चलता रहता है। उन्होंने इस उम्र के इस तूफानी और तनाव भरे स्वभाव को पहचाना था, और यही कारण है कि आज उन्हें किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। तो चलिए अब इन सभी सिद्धांतों और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ताकि हम बच्चों के 360 डिग्री यानी पूरी तरह से समग्र ग्रोथ को सही मायने में समझ सकें। देखिए, असली 360 डिग्री विकास तभी मुमकिन है जब बच्चे के ग्रोथ के सभी पहलुओं पर बराबर ध्यान दिया जाए। विकास का कोई भी हिस्सा, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल यानी कॉग्निटिव हो, कभी भी अकेले काम नहीं करता। ये चारों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बच्चे को घर में अच्छा इमोशनल माहौल नहीं मिल रहा या उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो वो पढ़ाई लिखाई या दिमागी विकास में कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएगा। इसलिए इन चारों एरियाज के बीच का बैलेंस ही सच्चे और अच्छे विकास की चाबी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि माता पिता या केयर गिवर्स कर क्या सकते हैं। असल में वही बच्चे के आसपास के माहौल के असली आर्किटेक्ट हैं। अच्छा और संतुलित पोषण देने से शरीर की जेनेटिक क्षमताएं पूरी तरह से खुल जाती हैं। घर का एक शांत और प्यार भरा माहौल बच्चों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। बाहर पार्क में खेलना कूदना न सिर्फ उन्हें फिजिकली फिट रखता है, बल्कि उनमें टीम वर्क और सोशल स्किल्स भी डालता है। और जब आप बच्चे के हर सवाल का जवाब देते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देते हैं, तो उनका दिमागी विकास दोगुनी तेजी से होता है। यहीं पर केयर गिवर्स का असली असर दिखाई देता है, जो बच्चे के अंदर जन्म से मौजूद टैलेंट को बाहर निकालकर तराश सकता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम और खूबसूरत सच की तरफ ले जाती हैं कि नेचर और नर्चर यानी हमारी आनुवंशिकता और हमारा पर्यावरण, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन या कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, बल्कि किसी भी बच्चे के विकास में ये दोनों एक दूसरे के अटूट साथी हैं।
एक बेहतरीन विकास हमेशा इन दोनों का ही मिला जुला नतीजा होता है। और अब इस आखिरी विचार के साथ हम अपनी आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। विकास के इन अलग अलग पड़ावों को समझना हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि देखिए, जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो प्रकृति ने पहले से ही तय कर दिया है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन एक बच्चे के आसपास का माहौल कैसा हो, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है, और विकास का असली जादू वहीं होता है। तो जरा सोचिए, अपने बच्चे की पूरी क्षमता को निखारने के लिए आज आप उनके पर्यावरण में ऐसा क्या पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।